आज हमारे पास जो नोट्स और दस्तावेज आए हैं वो किसी खजाने के नक्शे जैसे हैं। हाँ। इसमें कला, इतिहास, विज्ञान, राजव्यवस्था, मतलब सब कुछ मिला जुला है। कुछ प्रिंटेड हैं, कुछ हाथ से लिखे हुए। मुझे तो इंतजार नहीं हो रहा कि देखें इन अलग अलग रास्तों पर चलकर हम कहाँ पहुंचते हैं। चलिए इस जानकारी के ढेर में गोता लगाते हैं और देखते हैं क्या मोती मिलते हैं। हाँ, और मुझे लगता है असली चुनौती इन बिखरे हुए मोतियों को एक धागे में पिरोने की होगी। कला, संविधान, विज्ञान, इनके बीच का कनेक्शन ढूंढना ही इस पड़ताल का मजा है। देखते हैं कि ये अलग अलग तथ्य मिलकर क्या कहानी सुनाते हैं। तो शुरुआत कला और संगीत से करते हैं। हमारे सामने एक सूची है जिसमें कुछ महान कलाकारों को उनके साथ से जोड़ा गया है। उस्ताद शफात अहमद खान तबला, उस्ताद अलाउद्दीन खान सरोद, शिव कुमार शर्मा संतूर। हाँ, और विलायत खान सितार। ये नाम अपने आप में संगीत की दुनिया है। बिल्कुल। और जो हाथ से लिखे नोट्स हैं वो इस तस्वीर को और बड़ा करते हैं। जैसे सरोद की बात करें तो उस्ताद अलाउद्दीन खान के साथ साथ अमजद अली खान और अली अकबर खान का भी जिक्र है। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये सरोद के अलग अलग घराने या स्कूल हैं जिनकी अपनी अपनी खासियत है। अच्छा। इसी तरह संतूर के लिए शिव कुमार शर्मा के साथ भजन सोपोरी का नाम आता है, जिन्होंने संतूर को एक कश्मीरी लोक वाद्य से शास्त्रीय मंच तक पहुंचाया। और तबले की सूची में तो अल्लाह रखा खां और उनके बेटे जाकिर हुसैन का नाम एक साथ देखना, ये तो बहुत दिलचस्प है। हाँ, और यही भारतीय शास्त्रीय संगीत की खूबसूरती है। ये दिखाता है कि कैसे ये कलाएं सिर्फ एक हुनर नहीं बल्कि एक विरासत है जो गुरु शिष्य परंपरा के जरिए पीढ़ियों तक चलती है और हर पीढ़ी उसमें कुछ नया जोड़ती है। सही बात है। जाकिर हुसैन ने तबले को पूरी दुनिया में एक अलग पहचान दी। ये सिर्फ संगत का साज नहीं रहा, एक सोलो इंस्ट्रूमेंट बन गया। संगीत से नृत्य की ओर आते हैं। नोट्स में कथक के सम्राट बिरजू महाराज का जिक्र है। बताया गया है कि वो कालका बिंदादीन घराने से थे। ये घराना क्या होता है, इसे थोड़ा और समझाएंगी? जरूर। घराना का मतलब है एक खास शैली या परंपरा जो किसी खास गुरु या परिवार से शुरू होती है। कालका बिंदादीन घराना लखनऊ की नवाबी तहजीब से जुड़ा है और ये अपनी नज़ाकत, खूबसूरती और भाव-भंगिमा यानी एक्सप्रेशन के लिए जाना जाता है। अच्छा। बिरजू महाराज उसी परंपरा के सबसे बड़े प्रतीक थे। अच्छा, तो ये भी लिखा है कि उन्होंने ट्रेनिंग के लिए कलाश्रम की स्थापना की थी, नाट्य कला मंदिर की नहीं, और उन्हें 1986 में पद्म विभूषण मिला था, पद्म भूषण नहीं। ये छोटी छोटी बातें बहुत मायने रखती हैं। बहुत ज्यादा, खासकर जब आप किसी के जीवन के काम का सम्मान कर रहे हो। एक और दिलचस्प बात है कि नोट्स में बाजीराव मस्तानी के गाने मोहे रंग दे लाल का जिक्र है, जिसकी कोरियोग्राफी उन्होंने की थी। हाँ, मैंने भी पढ़ा है। यह दिखाता है कि कैसे एक शास्त्रीय कलाकार अपनी कला की शुद्धता बनाए रखते हुए भी लोकप्रिय सिनेमा तक पहुंच सकता है और उसे और समृद्ध कर सकता है। वाह। और कला की बात हो रही है तो साहित्य को कैसे भूल सकते हैं। हमारे पास रविंद्रनाथ टैगोर की किताबों पर एक सवाल है। उनकी किताब है नेशनलिज्म, लेकिन हस्तलिखित नोट्स में उनकी और भी रचनाओं का जिक्र है। काबुली वाला, द होम एंड द वर्ल्ड, ये नाम तो बचपन से सुनते आए हैं। और ये नाम हमें उस दौर में ले जाते हैं जब भारत अपनी पहचान गढ़ रहा था। दिलचस्प बात यह है कि उन्हीं नोट्स में बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ और सुभाष चंद्र बोस द इंडियन स्ट्रगल का भी उल्लेख है। हाँ। सोचिए, एक ही समय में तीन अलग अलग तरह की सोच काम कर रही थी। टैगोर अंतर्राष्ट्रीयता और मानवतावाद की बात कर रहे थे, बंकिम चंद्र राष्ट्र को एक देवी के रूप में देख रहे थे और बोस सीधे सीधे आजादी के लिए संघर्ष का रास्ता बता रहे थे। तो मतलब ये साहित्य सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि बिल्कुल, ये भारत के भविष्य के लिए अलग अलग विचार थे। टैगोर और बोस जैसे लेखक अपने साहित्य से आजादी और राष्ट्र की बात कर रहे थे, लेकिन एक राष्ट्र को सिर्फ विचारों से नहीं, एक मजबूत ढांचे से भी चलाया जाता है। यहीं पर संविधान की भूमिका आती है और नोट्स में इस पर भी कुछ गहरी बातें हैं, जैसे अनुच्छेद 170 विधानसभा सीटों वाला। हाँ, जो राज्यों की विधानसभा सीटों के बारे में है। हाँ, ये अनुच्छेद कहता है कि किसी भी राज्य में 500 से ज्यादा और 60 से कम सीटें नहीं होनी चाहिए। ये एक नियम है, लेकिन असलियत हमेशा नियमों से ज्यादा पेचीदा होती है। जैसे कि हमारे नोट्स में दिए गए आंकड़े, उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं जो उसकी विशाल आबादी को दर्शाती है, लेकिन सिक्किम में सिर्फ 32 और पुडुचेरी में 30 सीटें हैं। अरे हाँ, ये तो 60 से कम है। ये 60 की न्यूनतम सीमा के अपवाद है
जिन्हें छोटे राज्यों की जरूरतों को देखते हुए बनाया गया है। ये दिखाता है कि हमारा संविधान कितना लचीला है। यह सिर्फ एक कठोर किताब नहीं है, बल्कि देश की विविधता को ध्यान में रखकर बनाया गया एक जीवंत दस्तावेज है। ये तो हुई राज्य स्तर की बात। स्थानीय शासन के बारे में भी कुछ है? हाँ, अनुच्छेद 243J जो पंचायतों के खातों के ऑडिट से जुड़ा है। अरे ये तो बहुत टेक्निकल बात हो गई। हाँ, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी कहानी है। एक मिनट, ये दिलचस्प है। इतने सारे अनुच्छेदों में से सिर्फ ऑडिट के लिए एक अलग से क्यों? क्या खातों में पारदर्शिता इतनी बड़ी चुनौती थी? बिल्कुल, यही तो जड़ है। 1992 में 73वें संशोधन के जरिए जब पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया, तो सबसे बड़ा डर यही था कि गांव तक पैसा तो पहुंच जाएगा, पर क्या वो सही जगह खर्च होगा? अच्छा, इसलिए ऑडिट यानी लेखा परीक्षा पर इतना जोर दिया गया। ये अनुच्छेद 243J उसी सोच का नतीजा है। ये सुनिश्चित करता है कि गांव के विकास का पैसा गांव पर ही लगे, किसी की जेब में ना जाए। और नोट्स ये भी दिखाते हैं कि संविधान ने केंद्र और राज्यों के संबंधों को कैसे 3 हिस्सों में बांटा है: कानून बनाने के रिश्ते, शासन चलाने के रिश्ते और पैसे रुपए के रिश्ते। हाँ, विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय, बिल्कुल हर चीज के लिए साफ नियम बनाए गए हैं। और पैसे रुपए के इन्हीं रिश्तों को संभालने के लिए एक बहुत जरूरी संस्था है, वित्त आयोग। अनुच्छेद 280 के तहत इसकी स्थापना हुई। और हमारे पास इसकी पूरी टाइमलाइन है जो दिखाती है कि ये संस्था कितनी अहम है। 1951 में पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे। हाल ही में 15वें आयोग मतलब एनके सिंह की अध्यक्षता वाले आयोग की सिफारिशें चल रही थीं। और अब 16वें वित्त आयोग का गठन हो चुका है, जिसके अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हैं। हाँ, यह आयोग तय करता है कि केंद्र जो टैक्स इकट्ठा करता है उसमें से राज्यों को कितना हिस्सा मिलेगा। ये भारत के संघीय ढांचे की आत्मा है, जहां केंद्र और राज्य मिलकर काम करते हैं। तो हमने देखा कि देश को चलाने के लिए कैसा ढांचा बनाया गया, लेकिन इस ढांचे के बनने से पहले 19वीं सदी का भारत एक अजीब दौर से गुजर रहा था। एक तरफ जमीनी स्तर पर बहुत अशांति थी। हाँ, और नोट्स में इसका एक बड़ा अच्छा उदाहरण है 1859-60 का नील विद्रोह। दिगंबर और विष्णु विश्वास वाला। वही बंगाल के नदिया जिले में दिगंबर और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में किसानों ने अंग्रेजों के लिए नील उगाने से साफ इनकार कर दिया। ये सिर्फ एक फसल का मामला नहीं था, ये आर्थिक शोषण के खिलाफ एक सीधी टक्कर थी। और ये कोई अकेली घटना नहीं थी। हस्तलिखित नोट्स में चुआर विद्रोह 1768, भील विद्रोह 1818 से 48 और बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुए प्रसिद्ध मुंडा विद्रोह 1899-1900 का भी जिक्र है। बिल्कुल, ये हमें दिखाता है कि 19वीं सदी में एक तरफ किसान और आदिवासी अपने जल, जंगल, जमीन के लिए हथियार उठा रहे थे, जिसे केरल में 1921 का मोपला विद्रोह हुआ। एकदम सही। और वहीं दूसरी तरफ शहरों में कुछ पढ़े लिखे लोग समाज के अंदर की बुराइयों से एक अलग तरह की लड़ाई लड़ रहे थे, जैसे कि सती प्रथा। नोट्स में जिक्र है कि 1829 में इसे खत्म करने का कानून बना, जिसमें राला राम मोहन राय की बड़ी भूमिका थी। हाँ, और स्रोत हमें इस लड़ाई की गहराई भी दिखाते हैं। कानून बनने से पहले ही 1822 में बूंदी मतलब राजस्थान में वो पहली रियासत थी जिसने इस पर रोक लगाई। अच्छा। और सोचिए, इस प्रथा का पहला लिखित प्रमाण हमें 510 ईस्वी के एरन अभिलेख में मिलता है। मतलब ये कुप्रथा समाज में कितनी गहरी जड़ें जमा चुकी थी और इसे खत्म होने में सदियां लग गईं। इसी तरह के सामाजिक सुधारों में प्रार्थना समाज 1867, आत्माराम पांडुरंग और सत्यशोधक समाज 1873, ज्योतिबा फूले का भी जिक्र है। ज्योतिबा फूले ने तो 1854 में ही दलितों के लिए पहला स्कूल खोल दिया था। ये उस समय के हिसाब से क्रांतिकारी कदम था। बिल्कुल। तो आप देख रहे हैं, एक ही समय में भारत में 2 तरह की आजादी की लड़ाइयां चल रही थीं, एक अंग्रेजों से और दूसरी समाज के अंदर की बुराइयों से। इतिहास से निकलकर अब थोड़ा भूगोल की दुनिया में चलते हैं। एक सीधी सी जानकारी है कि फिलीपींस और वियतनाम के बीच दक्षिण चीन सागर है, लेकिन ये आज के समय में सिर्फ एक सागर नहीं है, एक जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट है। एकदम सही कहा। और नोट्स में कुछ और महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों का भी जिक्र है, जिन्हें चोक पॉइंट्स कहा जाता है, यानी ऐसे तंग रास्ते जहां से दुनिया का बहुत सारा व्यापार गुजरता है। जैसे जिब्राल्टर। हाँ, जिब्राल्टर जो भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है, या डोवर जलडमरू मध्य जो इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ता है। इन पर जिसका नियंत्रण हो वो दुनिया के व्यापार पर असर डाल सकता है।
पानी की बात हो रही है तो दुनिया की सबसे बड़ी मूंगे की चट्टान ग्रेट बैरियर रीफ का भी जिक्र है, जो ऑस्ट्रेलिया में है। हाँ। ये कैल्शियम कार्बोनेट से बनी है। हाँ। ये तो एक पूरा जीता जागता शहर है। हाँ। बस इंसानों का नहीं, समुद्री जीवों का। और समुद्र में सिर्फ चट्टानें ही नहीं, नदियां भी बहती हैं, जिन्हें हम महासागरीय धाराएं कहते हैं। यहाँ एक आम गलतफहमी दूर की गई है। अगुलहास धारा, जो हिंद महासागर में है, एक गर्म धारा है, ठंडी नहीं। अच्छा। हाँ, इसी तरह गल्फ स्ट्रीम भी एक गर्म धारा है। इसे तो यूरोप का कंबल भी कहते हैं। यूरोप का कंबल, वो क्यों? क्योंकि यह अटलांटिक महासागर से गर्म पानी लेकर उत्तरी यूरोप की ओर जाती है, जिससे वहां का मौसम उतना ठंडा नहीं होता जितना होना चाहिए। अगर गल्फ स्ट्रीम ना हो तो लंदन और पेरिस शायद बर्फ से ढके रहें। अरे वाह! ये दिखाता है कि भूगोल हमारे जीवन को कैसे सीधे तौर पर प्रभावित करता है। वाह, ये तो कमाल की जानकारी है। अब विज्ञान से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें हैं जो रिएक्शन यानी प्रतिक्रिया के बारे में है। हाँ, ये एक अच्छा तरीका है इन्हें जोड़ने का। जैसे हमारी आंखें रोशनी पर कैसे रिएक्ट करती हैं, और जब दूर की चीजें साफ ना दिखें यानी हाइपरमेट्रोपिया हो, तो एक उत्तल लेंस उस रिएक्शन को कैसे ठीक करता है। फिर एक केमिकल रिएक्शन है ब्लीचिंग पाउडर में पानी मिलाने पर क्लोरीन गैस का निकलना। नोट्स में इसका सूत्र CaOCl2 भी दिया है और बताया कि क्लोरीन हैलोजन ग्रुप का सदस्य है। और सबसे नाटकीय है हमारे शरीर का रिएक्शन। जब हम किसी खतरे या तनाव की स्थिति में होते हैं तो एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है, फाइट या फ्लाइट वाला। वही, ये हमारे दिल की धड़कन तेज कर देता है, सांसें तेज कर देता है और हमें लड़ो या भागो वाली स्थिति के लिए तैयार करता है। तीनों अलग अलग बातें हैं, पर तीनों के मूल में प्रतिक्रिया का सिद्धांत है। चलिए अब कुछ खेल, अर्थव्यवस्था और दूसरी मिलीजुली लेकिन रोचक बातों पर आते हैं। जैसे 110 मीटर की बाधा दौड़ में 10 बाधाएं होती हैं। ये तो एक तथ्य है, पर इसमें भी कोई गहरी बात है क्या? हाँ, बिल्कुल गहरी बात है, निष्पक्षता की। नोट्स में ये भी लिखा है कि इन बाधाओं की ऊंचाई पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग होती है। अच्छा। पुरुषों की 110 मीटर दौड़ के लिए ये 1.067 मीटर होती है, जबकि महिलाओं की 100 मीटर दौड़ के लिए 0.838 मीटर। मतलब पुरुष और महिलाओं की बाधाओं की ऊंचाई में लगभग 9 इंच का फर्क है। ये सुनने में छोटा लगता है, लेकिन दौड़ते वक्त ये एक पहाड़ जैसा अंतर होगा। बिल्कुल, ये खेल के नियमों की बारीकी को दिखाता है। और खेल में सिर्फ खिलाड़ी नहीं होते, उनके गुरु भी होते हैं। कोचिंग में उत्कृष्टता के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। 1985 में शुरू हुए इस पुरस्कार में 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है। ये उन लोगों का सम्मान है जो पर्दे के पीछे रहकर चैंपियन बनाते हैं। सही बात है। अब जरा जेब की बात करते हैं। डेबिट और क्रेडिट कार्ड हम सब इस्तेमाल करते हैं, पर नोट्स में इनका मूल अंतर समझाया गया है। और इसे एक बहुत आसान तरीके से समझ सकते हैं। डेबिट कार्ड आपके अपने बटुए की तरह है। जितना पैसा अंदर है उतना ही खर्च कर सकते हैं। और क्रेडिट कार्ड? क्रेडिट कार्ड एक भरोसेमंद दोस्त से उधार लेने जैसा है। आप अभी खर्च कर सकते हैं, पर महीने के अंत में उसे चुकाना पड़ता है। और एक मजेदार तथ्य ये है कि भारत का पहला क्रेडिट कार्ड 1980 में सेंट्रल बैंक ने जारी किया था। भविष्य की सुरक्षा की भी बात है। राष्ट्रीय पेंशन योजना NPS, जिसे PFRDA नाम की संस्था रेगुलेट करती है, ये 2004 में शुरू हुई थी। हाँ, ये भारत में सामाजिक सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम था, जहां लोग अपने रिटायरमेंट के लिए बचत कर सकते हैं। और ऐसी ही एक और बड़ी योजना का जिक्र है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM। इसके बारे में खास बात क्या है? खास बात यह है कि इसे विश्व बैंक की सहायता से लागू किया गया था। अच्छा, वर्ल्ड बैंक की मदद से। हाँ, इसकी शुरुआत 2011 में मनमोहन सिंह ने की थी और अब इसका नाम दीनदयाल अंत्योदय योजना है। ये दिखाता है कि कैसे ग्रामीण विकास जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की भूमिका हो सकती है। तो ये गरीबी से लड़ने का एक वैश्विक प्रयास है जो स्थानीय स्थल पर काम करता है। बिल्कुल। तो संगीत के घरानों और उनकी विरासत से लेकर संविधान के लचीलेपन तक और नील विद्रोह से लेकर यूरोप के कंबल यानी गल्फ स्ट्रीम तक हमने आज कई अलग अलग दुनियाओं की सैर की। इन सभी बिखरे हुए तथ्यों में एक बात तो साफ है, ये हमारी दुनिया की जटिलता और खूबसूरती को दर्शाते हैं। बिल्कुल। और ये भी कि ज्ञान असल में एक दूसरे से कितना जुड़ा हुआ है। एक ऐतिहासिक विद्रोह का संबंध भूगोल और अर्थशास्त्र से हो सकता है, और एक खेल का नियम भौतिकी के सिद्धांतों पर आधारित होता है। सही कहा। यहाँ एक विचार छोड़ने के लिए है। हमने वित्त आयोग की बात की, जो केंद्र और राज्यों के बीच धन का बंटवारा करता है।
क्या कभी सोचा है कि ये वित्तीय बंटवारा किसी राज्य द्वारा दिए जाने वाले संगीत पुरस्कारों, जैसे केरल के हरिविरासनम पुरस्कार, को कैसे प्रभावित कर सकता है? क्या अर्थशास्त्र की सूखी सी दिखने वाली दुनिया और कला की रंगीन दुनिया के बीच कोई सीधा संबंध है? इस पर सोचिएगा जरूर।